वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड दिस मॉर्निंग। दिन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। टुडे आई चूज लाइफ। एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप आई कैन चूज जॉय, हैप्पीनेस, नेगेटिविटी, पेन. To feel the freedom that comes from being able to continue to make mistakes and choices. Today, I choose to feel life, not to deny my humanity, but embrace it. Every single day, हर एक मॉर्निंग जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए. वी कैन चूज जॉय, वी कैन चूज हैप्पीनेस, वी कैन चूज नेगेटिविटी और वी कैन चूज पेन. ये चॉइस हमारी है. आप अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं, इसके बारे में अगर थोड़ा अगर आप सोचेंगे, देन यू विल फाइंड कि हमेशा चॉइस जो है वो हमारी होती है. अगर आज आप ये चूज़ करते हैं, अगर आप ये तय करते हैं कि आज का दिन आपका वन ऑफ द बेस्ट डे होगा, आप हैप्पीनेस को चूज़ करते हैं, तो फ्रेंड्स आज का दिन जो है वो डेफिनेटली आपका बेस्ट डे बन जाएगा. सोचिएगा इसके बारे में. आज 30 सितंबर 2021 है. इस महीने का लास्ट डे है और हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं. 5 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं. काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. तो लेट्स क्विकली मूव ऑन. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर जो स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में बहुत काम आ सकता है, इस स्मार्ट कोर्स के ऊपर मंथ एंड सेल चल रहा है और आज इसकी लास्ट डेट है. फ्लैट 50% डिस्काउंट, ऊपर से 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इसके ऊपर मिलेगा. तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट डियर फ्रेंड्स. सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. आज का पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, ए स्कीम बिफोर इट्स टाइम. एक ऐसी स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की है जो समय से पहले लॉन्च कर दी है, या फिर यू कैन से ये एक बहुत ही एडवांस्ड स्कीम है. फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम लॉन्च की. इसका नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. तो ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है वो क्या काम करेगा? फ्रॉम द नेम इटसेल्फ वी कैन अंडरस्टैंड कि हेल्थ को लेकर एक डिजिटल मिशन लॉन्च किया है. इट्स अबाउट क्रिएटिंग ए डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम. हमारे देश में एक पहली बार ऐसी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि हम एक हेल्थ आईडी कार्ड बनवा सकते हैं. और कोविड के टाइम पर हमने बहुत बार इस चीज़ को डिस्कस किया है कि फ्यूचर में जो हेल्थ सिस्टम है या फिर हेल्थ सेक्टर जो है, इट्स गोइंग टू बिकम डिजिटल. एक बहुत ही फेमस फ़िलहाल एक ऐप जो है वो काफ़ी फेमस हुआ है. इट्स कॉल्ड प्रैक्टो. आपने शायद इसकी एडवर्टीजमेंट देखी होगी या फिर आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते होंगे. तो प्रैक्टो जो है, इसमें यह है कि आप डॉक्टर जो हैं तो उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं. एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि जनरली क्या होता है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर आपको कहते हैं कि एक हफ्ते के बाद यू हैव टू कम बैक अगेन, या फिर आप वापस आइएगा यहाँ पर, एंड यू पे अ स्मॉल फ़ी और फिर अपडेट डॉक्टर लेते हैं कि आपके ऊपर वो मेडिसिन काम की या नहीं. जनरली हमारे देश में तो यही चीज़ होती है. जनरली स्पीकिंग ये होता है कि आपने दवाई ली 7 दिन की और आप ठीक हो गए तो फिर आप डॉक्टर के पास वापस नहीं जाएंगे. बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि 3-4 दिन दवाई ली और फिर उनको पता चला कि वो ठीक हो गए हैं तो बाकी की दवाई भी वो नहीं लेते हैं. अब प्रैक्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसमें ये होता है कि डॉक्टर आपको मैसेज करके पूछते हैं कि हाउ यू आर फीलिंग, सारी चीज़ें सही चल रही है, नहीं तो टाइम टाइम पर अपडेट जो है वो डॉक्टर को भी मिलता रहेगा. और इससे डॉक्टर जो हैं वो अपनी जो प्रैक्टिस है उनको और ज़्यादा इम्प्रूव भी कर पाएंगे. नाउ द थिंग इज़ कि ये आधार की तरह नहीं है. ये हेल्थ आईडी जो है ये वॉलंटरी है. अगर आपको चाहिए तो आप इसको निकाल सकते हैं. आपको एक अलग से 14 डिजिट हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा. हर एक सिटीज़न के लिए ये एक यूनिक नंबर होगा, जस्ट लाइक आधार कार्ड. और इसमें बेसिकली आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी, आपके सारे रिपोर्ट्स, आपने जितनी टेस्ट्स करवाई हैं. अगर आपके पास रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. अगर नहीं है तो फिर जितने भी रिपोर्ट्स आप निकलवाएंगे फ्यूचर में तो वो सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएगी. तो पूरी आपकी मेडिकल हिस्ट्री एक कार्ड में हो जाएगी.
और आपको रिपोर्ट्स, फिजिकल रिपोर्ट्स लेकर यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, राइट। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो सारे आपके रिपोर्ट्स को एग्जामिन कर सकते हैं और उन रिपोर्ट्स के आधार पर एक वेल इन्फॉर्म्ड एडवाइस जो है वो आपको दे सकते हैं। तो इसके ये सारे फ़ायदे जो हैं, इसके ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो ये हैं। दिस आईडी कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग ए पर्सनस बेसिक डिटेल्स एंड मोबाइल नंबर और आधार नंबर, एंड देयर विल प्रिज्यूमली बी एन ऐप एक्टिंग एज ए कन्वीनियंट इंटरफेस। आप बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फ़ोन और आपकी बेसिक डिटेल्स ऐड करके या फिर आधार नंबर ऐड करके आप एक आईडी जो है वो बनवा सकते हैं। अब क्या इस आईडी के आने से सारे प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे? द आंसर इज़ नो। एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारे देश का जो है वो ये है कि हमारे देश में अच्छी हॉस्पिटल्स बहुत ही कम हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सपेंसिव भी हैं, खास करके टर्शियरी हॉस्पिटल्स की बात करें। लेट मी थ्रो सम मोर लाइट ऑन दिस सब्जेक्ट। हेल्थ को 3 अलग अलग कैटेगरीज में या फिर 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी सेक्टर, फिर एक है सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर्स, टर्शियरी लेवल। तो प्राइमरी में क्या है कि आपको बुखार आया, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो प्राइमरी लेवल पर सॉल्व हो जाती हैं। फिर एक सेकंड स्टेज ये होता है कि आपको लेट्स से किसी को हेडेक है, वो प्राइमरी दवाइयाँ ली उन्होंने लेकिन सॉल्व नहीं हुआ, कंटिन्यू है वो प्रॉब्लम, तो फिर वो एक थोड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर डॉक्टर कुछ टेस्ट्स करवाएंगे, ये सारी चीज़ें होगी, एंड देन यू आर डन। यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो गई। और लेट्स से हेडेक का ही एग्जांपल लेते हैं, और फिर वो सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आपको एक उससे भी बड़े डॉक्टर या फिर उससे भी बड़े शहर में जाकर, एक बड़े हॉस्पिटल में जाकर बड़े बड़े टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर का प्रॉब्लम हमारे देश में यह है कि हर एक जगह पर यह अवेलेबल नहीं है। मैंने कुछ मेरा जो भी एक लिमिटेड पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा कि मैंने कुछ विलेजेस की जो प्राइमरी लेवल के हॉस्पिटल्स हैं उनको देखा, एंड ऑफ कोर्स मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू विलेजेस इन गुजरात। पूरे गुजरात के विलेजेस का डेटा मेरे पास नहीं है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ तो शेयर कर रहा हूँ। अलग अलग रीजन में, अलग अलग राज्यों में ये एक्सपीरियंस अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे छोटे छोटे क्लिनिक्स जो होते हैं वो देखे, एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड कि वो बहुत ही लेटेस्ट, यानी कि उनकी बिल्डिंग काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी, अंदर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी, ये सारी चीज़ें हुई। फिर मेरे कज़िन हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो उनके साथ जब मेरी बातचीत हो रही थी तो फिर मुझे पता चला कि कोविड के टाइम पर मेरे शहर में, आई एम टॉकिंग अबाउट राजकोट, तो गुजरात में जो राजकोट शहर है, तो यहाँ पर कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफ़ी अच्छी देखभाल जो है वो लोगों की गई थी, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल थी। कुछ कंप्लेंट्स भी आई हैं, लेकिन ओवरऑल एक बिग पिक्चर अगर मैं देखूँ तो चीज़ें जो थी वो काफ़ी, तो गवर्नमेंट काफ़ी इन्वेस्ट भी कर रही है हेल्थ में, उस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं, हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर पाता। आपको छोटी बड़ी बीमारी भी होती है तो 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ जो है वो आराम से लग जाते हैं। तो गरीब लोग जो हैं वो इन 1000 रुपीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वी नीड मोर प्राइमरी, वी नीड मोर सेकेंडरी, एंड वी नीड मोर टर्शियरी गवर्नमेंट फ्री हॉस्पिटल्स, राइट। तो ये चीज़ आपके पास आइडिया आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगी या फिर डॉक्टर इज़ ईजीली अवेलेबल। नो, अभी डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि जब हम डिजिटल हेल्थ कार्ड की बात करते हैं तो हमें ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे देश में एक प्रॉपर प्राइवेसी लॉ आज भी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सारा डेटा जो है एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में आ जाए और फिर आपका डेटा एनालाइज करके वो फिर इंश्योरेंस की प्राइसेस इंक्रीज कर दे। तो इंश्योरेंस जो है वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा कुछ लोगों के लिए। इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जनरली लोग ये समझते हैं कि ये कभी काम नहीं आएगा, या फिर जो लोग नहीं निकलवाते हैं उनको लगता है ये काम, लेकिन
इट्स लाइक अ सेफ्टी नेट। अगर कुछ गलत हो गया इन केस, अगर इंश्योरेंस है तो एटलीस्ट जो वो पेन है, फाइनेंशियल पेन, वो एक हद तक कम होगा। तो इंश्योरेंस इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर ये प्राइवेसी लॉ अगर प्रॉपर नहीं है तो ये सारा डेटा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के पास जा सकता है। वो सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके आपका पूरा डेटा उनके पास आ जाएगा और मिसयूज़ भी हो सकता है। तो इसको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए। तो अगर हम कुछ ऐसे फंडामेंटल्स को फिक्स कर दे तो फिर इस प्रकार का डिजिटल आईडी जो है वो हमारे देश के लोगों के लिए एक वरदान के तौर पर साबित हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, ये जो फ्लैट 50% प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो सिर्फ यूपीएससी के कोर्सेज तक लिमिटेड नहीं है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन के 19 ऐसे अलग अलग कोर्सेज हैं इंक्लूडिंग यूपीएससी जिनके ऊपर ये मंथ एंड सेल चल रहा है। अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि आज इसकी लास्ट डेट है, सो इट्स नाउ और नेवर, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। फिर बात करते हैं बैंग बैंग, ये पायोनियर का एक आर्टिकल है। फेस्टिवल सीजन इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, दिवाली जो है वो अब इतनी ज़्यादा दूर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स के ऊपर जो बैन है उसके ऊपर एक और स्टेटमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारा जो एक आदेश है, हमारा जो एक जजमेंट है, उसको ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फायर क्रैकर्स के ऊपर बैन लगाया है, इस बैन को आप थरोली इम्प्लीमेंट करें। मुझे याद है कि आज से दो या फिर 3 साल पहले की बात है, आई थिंक इट्स 3 साल पहले की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का जो जजमेंट था, तो 2018 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि फायर क्रैकर्स जो हैं वो आई थिंक 10 बजे के बाद या फिर ऐसा कुछ था कि 10 बजे के बाद आप फायर क्रैकर्स जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, आप पटाखे जो हैं वो फोड़ नहीं सकते। लेकिन फिर पूरे देश में ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो बैन था उसका उल्लंघन हुआ। हर जगह पर हमने देखा कि वायोलेशन हो रहा था। अब हमारे देश में लिमिटेड पुलिस पर्सोनल हैं तो वो हर एक गली में जाकर तो फायर क्रैकर्स को बैन नहीं कर सकते, और फायर क्रैकर्स ओपनली मिल रहे हैं तो फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रॉपर यू कैन से वायोलेशन हुआ था उस टाइम पर। और एक 2018 के जजमेंट में एक टॉक्सिक सब्सटेंस को सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी किया था। इसका नाम है बेरियम। ये नाम आप याद रखिएगा, आपको ऐसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में फायर क्रैकर्स के साथ जुड़ा हुआ एक टॉक्सिक सब्सटेंस बैन किया था, उसका नाम क्या है। तो ऑप्शंस दिए जाएंगे, बेरियम, हाइड्रोजन, एक्सेट्रा। तो मेक श्योर कि बेरियम इज़ द राइट आंसर। तो 2018 में पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को बैन किया गया था। अब लेटेस्ट जो जजमेंट है, और उस टाइम के जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब दो चीज़ों की बात आती है, दोनों राइट्स ही हैं। एक तो है राइट टू ऑक्यूपेशन, क्या आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, तो उसकी एक छूट है हमारे देश में। सेकंड थिंग इज़ राइट टू पब्लिक हेल्थ या फिर राइट टू लाइफ। तो जब जीवन की बात आती है, लाइफ की बात आती है, और आपकी इनकम की बात आती है, या फिर आपके ब्रेड एंड बटर की बात आती है, तो ऑफ कोर्स लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। ऐसा कोर्ट नहीं कहा है, और वी हैव टू क्रिएट ए फाइन बैलेंस हियर। बट जब आपके जीवन की बात आती है, जब लोगों के जीवन की बात आती है, और जब लोगों की इनकम की बात आती है, तो ऑफ कोर्स लोगों के जीवन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। ऐसा हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कह सकते हैं। फिर जब ये डिसीजन आया तो उस टाइम पर जो यूनियन है, जो लोग फायर क्रैकर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन स्टेक होल्डर्स ने ये कहा कि अभी भी केमिकल कंपोजिशन को, जो ग्रीन क्रैकर्स को छूट दी गई थी, तो फायर क्रैकर इंडस्ट्री वालों ने ये कहा कि केमिकल को लेकर अभी भी कोई कंसेंसस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये केमिकल यूज़ करेंगे तो ग्रीन क्रैकर्स होंगे। ग्रीन क्रैकर्स में भी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। सेकंड थिंग, द कोर्ट शुड वेट फॉर अ डेफिनेटिव स्टडी दैट फायर क्रैकर्स डू पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर अराउंड दिवाली। ऐसा फायर क्रैकर इंडस्ट्री वालों ने कहा कि अभी भी हमारे पास ऐसा कोई फिक्स डेटा नहीं है, तो इस डेटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट को वेट करना चाहिए। बट वी ऑल नो कि पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है जब पूरे एक शहर में एक लिमिटेड एक फिक्स टाइम पे या फिर फ्यू आवर्स के अंदर बहुत सारे पटाखे जलाए जाते हैं। तो डेफिनेटली वी कैन फील दैट, इजंट इट, के हर जगह पर पॉल्यूशन है। वी कैन इनफैक्ट सी एज वेल एंड वी कैन फील एज वेल।
अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट किसी को पैसा तो नहीं दे सकती, सुप्रीम कोर्ट किसी को जॉब्स नहीं दे सकती, और सुप्रीम कोर्ट जो है जिन लोगों की जॉब्स चली जाती है तो उनको सपोर्ट नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करना चाहते, लेकिन जब जीवन की बात आती है तो डेफिनेटली उसकी रक्षा करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तो एनसीआर रीजन में कम्प्लीटली बैन लगा दिया है इस प्रकार के फायरवर्क्स का, और दिल्ली सरकार ने भी 1 जनवरी 2022 तक एक कंप्लीट बैन लगाया है। हमारे देश में एक चीज़ की खामी है, दैट इज़ नेशनल फायर क्रैकर पॉलिसी, राइट। व्हाट इज़ एब्सेंट इज़ ए नेशनल फायर क्रैकर पॉलिसी दैट टेक्स इनटू अकाउंट, जो 3 चीज़ों का ख्याल रखे: ए, द पोल्यूशन लेवल्स एंड द राइट टू लाइफ; सेकंड, द थ्रेट टू फायर क्रैकर एम्प्लॉयज एंड द राइट टू ऑक्यूपेशन; एंड द थर्ड इज़ द नेसेसिटी ऑफ ग्रीन क्रैकर्स कंप्लीटली रिप्लेसिंग द पोल्यूटिंग फायर क्रैकर्स। एक नेशनल फायर क्रैकर पॉलिसी डिज़ाइन करनी चाहिए जो तीनों चीज़ों को एड्रेस करे। लेकिन फ़िलहाल क्या चल रहा है? फ़िलहाल ब्लेम गेम चल रही है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर तू मैं जैसी सिचुएशन चल रही है। अगर फायर क्रैकर्स के ऊपर कंप्लीट बैन लगाया जाएगा पूरे देश में लेट्स से, तो लगभग 8 लाख जितने लोग जो सिर्फ तमिलनाडु में काम करते हैं, राइट, मोस्टली ये 8 लाख लोग जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री में, उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो तमिलनाडु में काम करते हैं, तो उनका क्या होगा? उनको क्या कॉम्पनसेट किया जाएगा? दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, टू द मैन्युफैक्चरर इट मीन्स ह्यूज लॉसेस। जिन्होंने केमिकल्स बनाया, जिन्होंने ये जो मटेरियल बनाया, उनके लिए ज़बरदस्त नुकसान होगा। दूसरी चीज़, जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने फायर क्रैकर्स को ख़रीद लिया है, उनके लिए ये नुकसान होगा। एंड प्रश्न ये भी उठता है कि जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, अब फायर क्रैकर इंडस्ट्रीज़ ही पोल्यूशन कर रही है ऐसा तो नहीं है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है उससे भी बहुत पोल्यूशन होता है। बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज़ और ऐसी फैक्ट्रीज़ जो धुआं निकालती हैं तो वो भी हमारे देश में चल रही हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो अपनी वेस्ट मटेरियल को नदियों में और ग्राउंड में डंप कर रही हैं। फिर जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं, तो ये सारे गैजेट्स की वजह से भी ई वेस्ट हो रहा है। साउंड पोल्यूशन है या फिर नॉइज़ पोल्यूशन आप कह सकते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग लेवल का पोल्यूशन कर रही है। पॉलीथीन बैग्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो ये सारे मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी बैन लगना चाहिए, इज़न्ट इट? सिर्फ फायर क्रैकर इंडस्ट्री क्यों? तो ये एक ऐसा प्रश्न है। मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि सारी चीज़ें हमारे देश में बंद हो जाएं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि सिर्फ फायर क्रैकर इंडस्ट्री क्यों? क्या सिर्फ फायर क्रैकर इंडस्ट्री ही पोल्यूशन कर रही है? नो, दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज पोल्यूशन कर रही हैं, तो उनके ऊपर ऐसे स्ट्रिक्ट स्टेप्स या फिर ऐसा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं? हम सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो ये एक सोचने वाली बात है। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। ए जॉब्स प्रॉब्लम, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। 2017-18 से अगर आप देखेंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। ऊपर से आया एक बहुत बड़ा झटका, दैट इज़ लॉकडाउन। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो है वो चली गई और आज भी बहुत सारे लोगों को जॉब्स वापस नहीं मिली हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट मंडे एक क्वार्टरली रिपोर्ट अनवेल किया है और इसमें हमें अप्रैल से लेकर जून का जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो हमें देखने को मिलता है और पता चलता है कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो हैं वो जा रही हैं और चली गई हैं। और ये भी पता चला कि पिछले 7 सालों की अगर बात करें तो जॉब क्रिएशन जो है वो 29% से ग्रो हुआ है, लेकिन एन्युअली यानी कि एक साल में सिर्फ 10 लाख या फिर 1 मिलियन जॉब्स हम ऐड कर पाए। वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल जॉब्स यार। एक साल में 10 लाख जॉब्स अगर मार्केट में जनरेट हो रही हैं तो दैट्स नॉट इनफ। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे देश में लगभग हर महीने लगभग 20 लाख जितने लोग, 10 लाख से 20 लाख जितने रफली स्पीकिंग लोग जो हैं वो जॉब मार्केट में एंटर करते हैं। हमारा देश एक यंग देश है, तो एक साल के अंदर हाउ मेनी जॉब्स यू नीड? लेट्स से 1 करोड़ 20 लाख जितनी जॉब्स आपको हर साल क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी 10% जॉब्स ही हम पिछले 7 सालों में हर साल सिर्फ 10% जितनी जॉब्स हम क्रिएट कर पाए हैं। जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हैं, PLFS जो है वो एन्युअली भी बनाया जाता है और रिलीज़ किया जाता है और क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में भी इसको
रिलीज़ किया जाता है। इससे ये पता चला है कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स जो है वो डिटीरियोरेट हुई है, यानी कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स कम होती जा रही हैं। 29 जुलाई 2019 से जून 2020 का जो एनुअल PLFS है, ये पूरे एक साल का डेटा हम देखते हैं तो पता चलता है कि एग्रीकल्चर और इनफॉर्मेलिटी की तरफ जॉब्स ज़्यादा इंक्रीज हुई है, और 2018 से ये ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली PLFS को अगर हम देखें, जिसमें अर्बन एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो उसमें पता चलता है कि जो सैलराइड जॉब्स हैं वो जा रही हैं और इनफॉर्मल जॉब्स ज़्यादा जनरेट हो रही हैं। तो ये इश्यूज जॉब सेक्टर में चल रहे हैं, और फीमेल पार्टिसिपेशन कोविड के टाइम पर और कोविड के बाद का जो अभी भी कोविड वाली सिचुएशन चल रही है, टेक्निकली स्पीकिंग, जब से कोविड आया है तो तब से लेकर आज तक फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वर्कफोर्स में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। India has a jobs problem for sure. The first step to dealing with it is releasing data consistently and also reducing lags. कि डेटा जो है वो टाइम टू टाइम पब्लिश होते रहना चाहिए ताकि हमें रियल सिनारियो के बारे में पता चले। एंड द सेकंड थिंग इज़ वी नीड बिगर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो या फिर जो MSMEs हैं, मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वी नीड मोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हियर, मोर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हियर। तब जाकर ज़्यादा जॉब्स हम अच्छी गुड क्वालिटी की प्रॉपर सैलरी वाली जॉब्स जो हैं वो फॉर्मल जॉब्स हम हमारे यंगस्टर्स को ऑफर कर पाएंगे। इंडिया एंड कंपनीज, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। RSS के साथ जुड़ा हुआ एक मैगज़ीन है जिसका नाम है पंचजन्य। पंचजन्य जो मैगज़ीन है, इस मैगज़ीन ने हाल ही में ये कहा है कि जेफ बेजोस की जो अमेज़ॉन कंपनी है ये एक प्रकार की ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 है, यानी कि एक नया वर्जन है ईस्ट इंडिया कंपनी का। और एक तरफ वी ऑल नो दिस फैक्ट कि RSS और BJP ये दोनों इट्स लाइक फैमिली, RSS एंड BJP। तो एक तरफ भाजपा की सरकार फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, चाहती है कि ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में इन्वेस्ट करें, और उसकी ही एक उसके ही एक फैमिली मेंबर जिसको मैं कहूँगा यहाँ पर RSS, उसकी एक मैगज़ीन का कहना यह है कि ये अमेज़ॉन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ये जो मिक्स्ड मैसेज जाता है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बुरी बात है। मीन्स ये एक स्कैरी चीज़ है, इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो डर जाएंगे। भारत सरकार ने ये कहा है, प्रॉमिस किया है कि जो अमेज़ॉन के ऊपर ब्राइबरी एलिगेशन है तो इसको थरोली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। दूसरी तरफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम लगा है अमेज़ॉन के ऊपर, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करेगी। अब आप टू बी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब आप बिज़नेस करते हैं तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं, और बिज़नेस पर्सनल को भी इस चीज़ के बारे में पता है कि अलग अलग देश में जब आप बिज़नेस करते हैं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें अप एंड डाउन होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंपनी को बंद करवा दिया जाए, राइट। जो भी पेनल्टी है या फिर अगर कुछ गलत चीज़ नहीं है तो फिर ओपनली सरकार को बता देना चाहिए कि कुछ गलत साबित नहीं हुआ है। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए इसको लेकर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करेंगे तो फिर आपको लीगल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। अब एक लंबे समय से हमारा देश जो है वो एक सोशलिज्म को फॉलो करता रहा, सारी चीज़ें सरकारी कंपनीज रही। फिर 1991 में हमने रिफॉर्म्स किए, LPG रिफॉर्म्स, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद हमारे देश में अलग अलग देशों की कंपनीज यहाँ पर आने लगी, और ये भी बात साबित हुई कि ज़्यादा कंपनीज़ के आने से हमारे देश में लाखों लोगों को जॉब्स मिली, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हुई, उनकी इनकम फिक्स हुई, और इसकी वजह से इकोनॉमी भी काफ़ी ऊपर आई है। प्रॉब्लम एक जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि ई कॉमर्स सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। ई कॉमर्स सेक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि ये रिटेल स्टोर्स बंद करवा देंगे, रिटेल स्टोर्स ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट दैट्स नॉट रियलिटी। अगर आप आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो 2019 में रिटेल सेक्टर का 4.7% मार्केट शेयर ही ई कॉमर्स के पास था, और 2024 तक सिर्फ 10% जितना ही ई कॉमर्स जो है वो जो रिटेल मार्केट है
ऑफलाइन मार्केट का शेयर 90% रहेगा, ऑनलाइन का 10% रहेगा। और ई कॉमर्स जो है वो एक्सपांड हो रहे हैं, काफ़ी सारी जॉब्स जनरेट हो रही हैं, डिलीवरी की जॉब्स, लॉजिस्टिक्स के साथ जुड़ी हुई जॉब्स जनरेट हो रही हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट इससे हो रहा है क्योंकि डिलीवरी व्हीकल्स और ये सारी चीज़ें, राइट। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, इसमें हम पीछे नहीं रह सकते। वी हैव टू मेक श्योर कि हम ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं जो हर एक के लिए विन विन सिचुएशन हो। और डिजिटल इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है, तो वी हैव टू सेंड ए राइट मैसेज एज ए कंट्री कि जैसे मैंने आपको बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ इश्यूज़ क्रिएट किए तो फिर लोग लीगल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। A lesson from China on gig workers' rights, द हिंदू का ये आर्टिकल है। सबसे पहले तो गिग वर्कर कौन है? एक नया ट्रेंड जिसको कहते हैं गिग इकोनॉमी। व्हाट इज गिग इकोनॉमी? जो हम बात कर रहे थे जॉब्स के बारे में, तो जॉब्स की जब हम बात करते हैं तो एक कंपनी के लिए आप काम करते हैं, उसमें आपको सैलरी मिलती है, छुट्टियां मिलती हैं, साल में छुट्टियां मिलती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग, लेकिन बेसिकली आपको ये सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है। इनफॉर्मल जॉब्स में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। इनफॉर्मल जॉब्स जो हैं वो कैश ऑन हैंड टाइप की जॉब्स होती हैं, कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऐसी चीज़ नहीं है। गिग इकोनॉमी जो है एक नया ट्रेंड है, ये दोनों के बीच में है, ना तो ये इनफॉर्मल है ना तो फॉर्मल है। इसमें आपको पार्टनर बनाया जाता है कि आप जितना काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा, आप भी कमाएंगे और कंपनी भी कमाएगी। तो उबेर हैं, फाइवर हैं, देन यू हैव ओला, स्विगी, जोमेटो, दुनिया के अलग अलग देशों में एयरबीएनबी, फिर हमारे देश में दैट कंपनी का नाम क्या है, एयरबीएनबी टाइप ही है। एयरबीएनबी इज़ लाइक ए होटल चेन। एनीवे, मैं नाम भूल गया। एक काफ़ी फेमस है, ओयो राइट, इज इट ओयो रूम्स, ओयो होटल्स, हाँ। तो ये सारी अलग अलग कंपनीज जो हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस गिग इकोनॉमी। अब 20 सितंबर 2021 की बात करें तो इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने गिग वर्कर्स के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की है और ये डिमांड की है कि गिग वर्कर्स जो हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिले। The petition has asked for gig workers and platform workers to be declared as unorganized workers. ये कहा है कि इनको अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के तौर पर डिक्लेयर किया जाए ताकि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 जो है वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिले। चाइना की बात करें तो चाइना में दो बड़ी ऐसी कंपनीज हैं, एक है मेituan और एक है Ele.me। ये दोनों कंपनीज जो हैं इन दोनों कंपनीज ने एक लंबे समय से ये प्रैक्टिस फॉलो की है कि जो डिलीवरी वर्कर्स हैं उनको इंडिपेंडेंट बिजनेस के तौर पर रजिस्टर किया है। उनको एक वर्कर के तौर पर नहीं, लेकिन वो एक बिजनेस के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं। और जब आप बिजनेस हैं तो फिर आप सारी चीज़ें अपनी खुद संभाल लेंगे, इज़न्ट इट। अगर आपके मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम है, अगर आपको बुखार आया, जो भी है, तो वो खर्च सारा आपका पॉकेट में से निकलेगा। कंपनी आपको कोई भी चीज़ नहीं देगी क्योंकि आप कंपनी के एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बिजनेस पार्टनर है। तो ये चीज़ एक लंबे समय से करवाई है चाइना में। और वहाँ पर एक न्यूज़पेपर है पीपल्स डेली, जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रीड किया जाता है। तो ऐसे इस न्यूज़पेपर ने ये कहा कि खास करके कोविड के टाइम पर ये पता चला कि ये जो डिलीवरी वर्कर्स हैं, जो टॉप इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है चाइना में, तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन जो है वो है डिलीवरी वर्कर्स का काम। 2020 में एक मंथली मैगजीन है रेनवू, तो रेनवू ने भी ये पाया कि ये जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के वर्कर्स हैं, तो उनकी जो जॉब है, उनका जो काम है वो काफ़ी एग्जॉस्टिव है, काफ़ी वो थक जाते हैं और काफ़ी मेंटल इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें भी क्रिएट होती हैं। फिर ये जब ये रेवेन्यू ने ये अपना आर्टिकल रिलीज़ किया, डिलीवरी राइडर्स ट्रैप्ड इन द सिस्टम, तो लगभग 20 मिलियन बार इसको रीड किया गया। और 2015 में एनवायरनमेंट को लेकर चाइना में एक ऐसा आर्टिकल, एक प्रकार का वीडियो जो है, एक टेड टॉक टाइप का एक वीडियो रिलीज़ हुआ था। तो 48 आवर्स में कुछ 100 मिलियन लोगों ने या फिर 100 मिलियन व्यूज़ इसको मिले।
तो इसको लेकर काफ़ी डिस्कशन होने लगी और फिर सरकार ने भी इसको नोटिस किया और फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज किया गया। यहाँ पर जो चाइना की मैगज़ीन और न्यूज़पेपर ने जो चीज़ें प्रिंट की है, तो इसकी वजह से चाइना की सरकार का भी ध्यान इस प्रॉब्लम के ऊपर पड़ा है। और सोफिस्टिकेटेड लेबर कंट्रोल सिस्टम इसको कहते हैं, कि ऐसा सोफिस्टिक तरीके से जो मज़दूर हैं उनको उनके जीवन को कंट्रोल किया जाता है, उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन इनडायरेक्टली उनका शोषण हो रहा है। ये सारी चीज़ें गिग इकोनॉमी में, या फिर ये जो गिग वर्कर्स हैं उनका जीवन जो है वो काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाता है, और कंपनी जो है वो काफ़ी करोड़ों रुपए कमा लेती है। और ऐसा सिर्फ चाइना में नहीं है, हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज में भी ऐसा होता है कि ऑन पेपर आपका जॉब का टाइम होता है फ्रॉम 9 टू लेट्स से 5 या फिर 10 टू 6, लेकिन आपको 8 बजे तक रखा जाता है वहाँ पर, और आपको ओवर टाइम भी नहीं दिया जाता। तो ऐसा भी कभी कभी समझने की बात है, इट्स ओके। लेकिन क्योंकि जो इससे पहले का आर्टिकल हमने देखा कि जॉब्स कम हैं, जॉब्स कम जनरेट हो रही है, तो क्योंकि जॉब्स कम जनरेट हो रही हैं, तो जिन्होंने आपको जॉब दी है, जो कंपनी है, उसका हमेशा एक अपर हैंड रहता है आपके ऊपर, जब चाहे वो आपको निकाल सकते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे देश में तो है ही। फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है कि जब चाहे आपको निकाल सके, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, और आपको 1 महीने की नोटिस भी देनी पड़ती है, ताकि 1 महीने के अंदर आप अपने लिए कुछ दूसरी चीज़ भी ढूंढ लें। बट हमारे देश में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो इनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की डेफिनेटली आवश्यकता है। फिर अलग अलग रीजियंस में प्रोटेस्ट भी हुए चाइना में, क्योंकि पे पर डिलीवरी को काफ़ी कम किया गया था। और चाइना के एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने एक चीज़ भी की थी वहाँ पर, एक रीजन में उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो 1 दिन के लिए वो ये डिलीवरी वर्कर का काम किया। उन्होंने 12 घंटे की एक शिफ्ट की, और पता चला कि एंड ऑफ द डे उन्होंने सिर्फ $6.32 कमाए हैं। और उनका एक्सपीरियंस ये था, उनको ह्यूमिलिएशन फील हुआ कि कितनी बदतर हालत होगी इन लोगों की ऐसे सेक्टर में काम करने के लिए। मीन्स जब काम करते हैं तो कितने प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक एसोसिएट प्रोफेसर ने भी एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया, और उन्होंने ये पता लगाया कि ये सोशल मीडिया और ऑफलाइन मीटिंग के माध्यम से ये वर्कर ने एक ओपिनियन जो है वो, मीन्स लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। और इसको ध्यान में रखते हुए चाइना की सरकार ने भी कुछ स्टेप्स उठाए हैं। इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो फिर ये एक्सपेरिमेंट करने लगे, एक्सपीरियंस लेने लगे, और पता चला कि चीज़ें जो हैं वो लोगों के हित में नहीं, और चाइना ने कुछ इसको लेकर स्टेप्स भी उठाया। भारत की बात करें तो भारत में सिचुएशन काफ़ी अलग है। हमारे देश में डिलीवरी वर्कर्स जो हैं उनको तो अपने बारे में पता है, लेकिन लोगों को उनके जीवन के बारे में उतनी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं रहती हैं। हैदराबाद में लगभग 27 डेज़ तक 2020 में स्ट्राइक चलती रही। 3000 डिलीवरी वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर गए, क्योंकि स्विगी ने जो पे पर डिलीवरी है उसको 35 रुपीज़ पहले था, उसको कम करके 15 रुपये कर दिया। और फाइनली जॉइंट कमिश्नर ऑफ लेबर डिपार्टमेंट ने स्ट्रीट के ऊपर पहली बार ऐसा हुआ हमारे देश में कि ये सारे नेगोशिएशंस जो हैं वो स्ट्रीट पर हुए। जनरली ऑफिसेस में होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स में होते हैं, लेकिन ये रास्ते पर ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिर फाइनली वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। जोमेटो ने जुलाई में आईपीओ रिलीज़ किया, और ट्विटर पर बहुत सारे डिलीवरी वर्कर्स जो हैं उन्होंने एक एनोनिमस ट्विटर अकाउंट क्रिएट किया और कहा कि ये सारी एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस जो हैं वो कंपनीज के द्वारा की जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर एक PIL फाइल जो है वो की गई है। USA में गिग वर्कर्स ने लोगों को ये कहा कि आप इंस्टाकार्ट नाम का जो ऐप है उसको डिलीट कर दीजिए, और जब आप डिलीट करेंगे दैट मीन्स यू आर सपोर्टिंग अस। तो वहाँ के गिग वर्कर्स ने एक स्टैंड लिया और फिर लोगों ने सपोर्ट किया। हमारे देश में गिग वर्कर्स लड़ रहे हैं, अभी लोगों का ध्यान इतना ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षित नहीं हुआ है। तो लेट्स होप के आने वाले समय में इनको लेकर भारत में एक टॉक ऑफ द टाउन बनेगा कि इनके जीवन के बारे में, क्योंकि दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दूसरी चीज़ कि दे आर ह्यूमन बींग्स, इज़न्ट इट। तो उनके साथ उनको भी वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो सिर्फ कंपनी सारे पैसे कमाए, दैट इज़ नॉट फेयर। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक नया प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एंड आई विल सी यू टुमारो 8 AM like every day. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.